सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन वगैरह। 10 दिन बचे हैं अभी एग्ज़ाम में। ये वीडियो होने वाला है बिगिनर्स के लिए, और अगर आप कॉलेज में हैं, ठीक है, आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो कई बार बहुत लोग पूछते हैं कि अगर हम कॉलेज में हैं तो कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए कॉलेज के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं। शायद लास्ट वीडियो में भी किसी ने पूछा था और कई बार पूछ रखा है बहुत लोगों ने। तो मैं अपने यहाँ पे जो है, मैं खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा। अगर आप कॉलेज में हैं, देखो एग्ज़ाम इज़ जस्ट ए वन फैक्टर कि आपको एग्ज़ाम देना है और आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है कॉलेज के साथ। बट और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा जहाँ पे आपको ध्यान देना है, जहाँ पे, ठीक है, जो आपके कैरियर के लिए और एज वाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसको 3-4 स्टेजेस में मैंने डिवाइड किया है। लाइक आपका कोर्स है, देन आपका कॉलेज, देन इंटर्नशिप भी होती है, हॉस्पिटल इंटर्नशिप, एंड देन फिर जॉब। प्लस कॉलेज के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप कोर्स भी एक्सप्लोर करते हो। लाइक आपको कोई पीजी वगैरह कोर्स करना है, एमएससी वगैरह, तो वो भी एक कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, वो नॉर्मली सभी के साथ होता है। सबसे पहले तो कोर्स की अगर मैं बात बताऊं, देखो बहुत लोगों का ये रहता है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का जो हम कोर्स कर रहे हैं इसमें कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है। बहुत लोग हमारे मन में डाउट्स डालते रहते हैं कि आपने गलत कोर्स चूज़ कर लिया है, ये कर लिया है। जब मैं कॉलेज में था तो मतलब बहुत मेरे क्लासमेट थे, दोस्त वगैरह थे, वो लोग कंटिन्यूअसली ये चीज़ें बोलते रहते थे कि हमने तो गलत कोर्स चूज़ कर लिया है। और उनका सुन के मुझे भी कभी इस कोर्स में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। जबकि मेरे क्लासमेट्स जो आज मैं अगर आज देखूं उन लोगों को, तो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में कोई लैब इंचार्ज है, कोई सीनियर टेक्नीशियन है, इवन कोई कुछ लोग तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अच्छे सीनियर टेक्नीशियन वगैरह की पोस्ट पे है। तो अगर उन लोगों को देखो तो मतलब ये सोचना तो बेकार ही है ना कि इस कोर्स में कोई स्कोप है ही नहीं। सारे कोर्सेज में स्कोप है और हर जगह कंपटीशन है आपका। इवन लैब लाइफ साइंस में तो बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, पीजी वगैरह करके, पीएचडी और रिसर्च में, एकेडमिक्स में, कुछ भी, है ना। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल देना कि आपके कोर्स में कोई स्कोप नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कॉलेज में होते हो, पढ़ाई इज़ नॉट ओनली द वन थिंग कि आपको उस पर फोकस करना है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं पैरेलली जहाँ पे आपको फोकस करना है। कॉलेज में अगर आप हो फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर अ टीनेजर, लाइक अराउंड 17-18 और 19 के अराउंड आपकी एज होगी, 19-20, है ना। मोस्ट प्रोबेबली आप 21-22 में आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, 23 हार्डली, ठीक है। तो ये एक टाइम होता है कि खुद को एक्सप्लोर करने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी को ओवरऑल इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि कॉलेज में जैसे कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है, लाइक एनुअल फंक्शन वगैरह में, हर जगह मैं पार्टिसिपेट करना पसंद करता था और मैंने किया भी था। उसका क्या होता है कि वहाँ से जो भी आपको मिलता है सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो बाद में जाके आप अपने रिज्यूम वगैरह में दिखा सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट किया था, डांस वगैरह, ये जो एक्टिविटीज़ होती थी, ब्लड कैंप्स होते हैं हमारे कॉलेज में, जैसे कावड़ सेवा कैंप, आर्मी कैंप्स वगैरह लगते थे, ब्लड कैंप्स वगैरह। तो मैं मेंशन कर सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ यहाँ पार्टिसिपेट किया है ना। तो वो एक आपके जो आगे जाके आपकी एक रिज्यूम को एक एक्स्ट्रा एज देता है, क्योंकि जब आप एज ए फ्रेशर आप इंटरव्यू देते हो जॉब के लिए, तो वो लोग पूछेंगे इसके अलावा क्या किया है कॉलेज में, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई कि आपको कॉलेज में पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। उन बच्चों के साथ मत रहना कि जो लोग हमेशा आपको डिग्रेड करेंगे और डीमोटिवेट करेंगे कि कौन ही पार्टिसिपेट करता है, चलो कॉलेज बंक करके एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। नो डाउट ये भी आपके कॉलेज का एक पार्ट होता है, कॉलेज बंक करना, एंजॉय करना, घूमना। लेकिन खुद पे फोकस करना भी एक बहुत बड़ा, मतलब हमारा जो पार्ट होता है कॉलेज का। मैंने ये चीज़ें थोड़ा मिस की थी, अब मैं मिस करता हूँ कि शायद मैं कॉलेज में थोड़ा और बेटर हो सकता था, ठीक है, लोगों का ना सुन के, अपने दोस्तों की बातें ना सुन के। तो ये भी दूसरा एक फैक्टर है जो आपको ध्यान देना है। उसके बाद है नोट मेकिंग। कॉलेज के दौरान ही, जब आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर होगा, तभी आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एमएलटी का, ठीक है। लाइक ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कॉलेज में आपको पता है आज हमारे जो टीचर हैं वो बायोकेमिस्ट्री में बायोटेक्निक्स पढ़ाने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री की मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, कुछ भी टेक्निक्स वगैरह।
या जो माइक्रोबायोलॉजी वाली टीचर है वो आज कल्चर मीडिया पढ़ाने वाली है। तो आपको क्या करना है, तभी के तभी, फ़ोन तो देखो रहता ही है कॉलेज में अलाउ वगैरह, तो तभी के तभी चैट जीपीटी वगैरह या ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप जो है अपने तभी के तभी अपने नोट मेकिंग बना सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। तभी अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, फाइनल नोट्स होने चाहिए वो आपके, कि आपको फिर जब आप कॉलेज से पास आउट होकर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो तब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। बस आपको तीनों साल में सिंपल सा यही करना है। रिसोर्सेज वगैरह ऑलरेडी मैंने पहले वीडियोस में बता दिए हैं, और रिसोर्सेज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आप कुछ नई बुक्स आएगी अपडेट होके तो, और रिसोर्सेज नॉर्मली आपके टीचर्स वगैरह भी सजेस्ट करते हैं, है ना। तो मैं तो बेटर यही समझता हूँ, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो अलग अलग बुक्स में से, कोई भी एक बुक्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बुक आपको सूटेबल लगे, लाइक सत्यनारायण हो गई बायोकेमिस्ट्री के लिए, वासुदेवन भी है, दोनों में से कुछ भी आपको चीज़ अच्छी लगे। ऑनलाइन नोट मेकिंग करते हो तो आईपैड वगैरह पे वहाँ से टेबल्स को कट करके या पिक्चर्स वगैरह एंड पेस्ट करके अपने ऑनलाइन नोट मेकिंग बना सकते हो, और भी ज़्यादा बेटर होता है। तो अपने हिसाब से आप नोट मेकिंग करो। और प्लस में आपको क्या करना है इस दौरान, कि जो भी आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, कि पीजी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप, ऐसे होता है ना कि भाई हमें और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं। जैसे आपका पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि मुझे तो अब CUET पीजी देना है, मुझे पीजी कंप्लीट करनी है, जॉब वगैरह नहीं करनी है। या बहुत लोगों का ये होता है मुझे किसी इंटीग्रेटेड कोर्स में मतलब एनरोल करना है, जो IIT वगैरह कराती हैं, लाइक पीजी और PhD दोनों कंबाइंड एक साथ होता है ना। किसी का ये होगा कि मुझे MBA के लिए कैट वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है, IIM वगैरह से MBA हो, हेल्थ केयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह में कुछ भी करना है, बिजनेस वगैरह में MBA वगैरह करना है, तो उसके लिए भी अभी तैयारी करनी है आपको, ठीक है। जब आप कॉलेज होगा, कॉलेज आपका 9 से 4 होता है, कहीं पे 9 से 2 होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास, फेस्टिवल्स की छुट्टियाँ होती है, गर्मी होगी, सर्दी होगी, तो आप अभी से कोर्स वगैरह ज्वाइन करके खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। MLT तो आपका जो भी कंप्लीट होगा सिलेबस वगैरह वो आपका कॉलेज के साथ ही हो जाएगा, वो तो आपकी पढ़ाई का पार्ट होगा ही। प्लस में आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है आफ्टर ग्रेजुएशन, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, है ना, CUET PG वगैरह जो भी आपको देना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके लिए एक्स्ट्रा 1 साल लेने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज के बाद, कि एक्स्ट्रा 1 साल मैं लेके बैठूंगा गैप करके और तब मैं उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँगा, है ना। तो ये मत करना, कॉलेज के ही साथ आप प्रिपेयर करना उस एग्ज़ाम के लिए। देन उसके बाद आता है आपका इंटर्नशिप। जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, कॉलेज के दौरान आपका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, लैब वाला, फिर इंटर्नशिप में जब आप आओगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इंटर्नशिप में आपको क्या ध्यान रखना है, कि आपका जो कोशिश करना कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको इंटर्नशिप मिले, क्योंकि देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक अलग ही नाम होता है। जैसे मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंटर्नशिप की थी, मुझे 40s और मैक्स वगैरह में भी ऑफ़र मिले थे, बट मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। एक तो वहाँ पे पैसे देने होते हैं, DD वगैरह उल्टा, ऊपर से फिर वो एक, मैंने जहाँ तक अपने दोस्तों से सुना है कि वो एक ऑब्जर्वर की तरह रखते हैं ट्रेनीज़ को, कि आप बस खड़े होकर देखते रहो। बहुत ही कम आपको एनरोल करेंगे कुछ भी काम करने में, स्टेनिंग करने में, या फिर सैंपल्स को लगाने में, फिर सैंपल प्रोसेसिंग वगैरह में। तो बहुत मिनिमल सा जो काम होता है ना, जहाँ पे कुछ खतरा नहीं होता है रिपोर्ट्स वगैरह का, तो वो सारा काम आपसे कराते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में। अब में भी हो सकता है इन्वायरमेंट चेंज हुआ हो पहले से, अब तो इंटर्नशिप भी पेड हो गई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे मैंने ये चीज़ें देखी है कि वो सारा प्रेशर, सारा बर्डन ट्रेनीज़ के ऊपर डाल देते हैं। वहाँ पे ये भी नहीं होता है कि भाई आप ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं तो पेशेंट को दर्द होगा या नहीं होगा। वैसे तो आप अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो पूरा प्रिकॉशंस के साथ करेंगे, ठीक है, दूसरों को देख देख के, लेकिन एक डर नहीं होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। और वर्स्ट से बुरी सिचुएशन में आपको काम करने को, सीखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कल्चर मीडिया सैंपल वगैरह लगाओगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसलिए हमेशा गवर्नमेंट इंटर्नशिप को प्रेफर करना। दूसरी चीज़ होती है एक रिलेशनशिप बिल्डिंग। लाइक जैसे कॉलेज के दौरान आप क्या करोगे कि अपना टीचर्स वगैरह से अच्छा रिलेशन रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह में आपको अच्छे मार्क्स मिले और आपकी एक अच्छी परसेंटेज रहे ग्रेजुएशन के दौरान। परसेंटेज मार्क्स वगैरह मैटर नहीं करते हैं, लेकिन 60% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, क्योंकि मेरे मार्क्स थे 59.22 एंड मैंने ज़्यादा मार्क्स वगैरह पे ध्यान नहीं दिया था।
एंड उसी की वजह से बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं, जैसे होता है कि कहीं पे पीजी बेस पे आपको साइंटिस्ट वगैरह का फॉर्म भरना है या पीएचडी का फॉर्म भरना है, तो वो क्या करेंगे कि ग्रेजुएशन से ही आपका 60% से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हमेशा ये याद रखना, जो भी आप कोर्स कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन आइदर इट इज़ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपका 60-70 के से ज़्यादा आपका स्कोर होना चाहिए ओवरऑल परसेंटेज पूरा कोर्स के दौरान, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। एंड जो आप इंटर्नशिप करोगे ना अपने कलीग या फिर जो भी आपको वहाँ पे टेक्नीशियन पैथोलॉजिस्ट वगैरह मिलेंगे, उनसे भी एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर, मतलब अच्छा रिलेशन बना के रखना, ताकि क्या होता है ना कि जैसे मैंने बहुत बार ये देखा है कि मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त वगैरह थे, वो लोग एक एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी थे, है ना, शाइनेस उनके अंदर नहीं थी, तो वो एक अच्छा घुल मिल जाते थे लोगों के साथ, जो वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह थे। तो वो उन लोगों ने काम इतना अच्छा नहीं किया था, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट इतने अच्छे हो गए थे हॉस्पिटल इंटर्नशिप के दौरान ही कि तो उन्हें वहीं से ऑफ़र मिल गए थे। जैसे पैथोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ भी आप इंटर्नशिप वगैरह करोगे, तो वो लोग खुद ही रिकमेंड कर देते हैं, जैसे उनके दोस्त वगैरह किसी अच्छे हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट वगैरह है, तो खुद ही रिकमेंड कर देते हैं अच्छे लोगों को जिनका अच्छे कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं, अच्छे बच्चों को, ट्रेनीज़ वगैरह को, कि हमारे यहाँ से ये है, तो इनको फिर इंटरव्यू वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है और अच्छे हॉस्पिटल्स में इनको जॉब भी मिली थी। तो ये एक होता है कि कॉन्टैक्ट थोड़ा बिल्ड करके रखना हर कॉलेज में भी एंड देन आफ्टर कॉलेज इंटर्नशिप के दौरान भी। तो ये चीज़ दूसरी आपके दिमाग में रखनी है। और कभी भी ना इंटर्नशिप में किसी चीज़ को ऐसे बर्डन नहीं देखना है। लाइक मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने सैंपल कलेक्शन को ऐसे बर्डन देखा था कि यार मुझे नहीं बनना है फ्लेबोटोमिस्ट, तो मुझे ज़्यादा सैंपल कलेक्ट नहीं करने हैं। और मुझे एक डर भी लगता था यार, पेशेंट्स को सैंपल वो सुई चुभाऊंगा मैं और फिर सैंपल ब्लड उनसे कलेक्ट करना, तो ये मुझे थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का लगता था। मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था सैंपल कलेक्शन में। फिर दोस्तों के साथ घूमना, दोस्त जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में दोस्त इंटर्नशिप पे हैं, मैं सोचता था कि उसी डिपार्टमेंट में मैं जाऊँ। मैंने 2 महीने लगातार माइक्रो डिपार्टमेंट में की थी, क्योंकि हम 4-5 दोस्त थे, तो हम लोग ये सोचते थे कि एक साथ ही रहे। तो इस वजह से मैंने सैंपल कलेक्शन में मैंने कम मतलब ज्वाइन किया था, एंड फिर ताकि एक साथ हम सारे दोस्त आ जाए, माइक्रो वगैरह में ज़्यादा किया था। तो उसका एक कॉन्स भी मुझे देखने को मिला था बाद में कि मेरा कलेक्शन पे इतना अच्छा नहीं हो पाया था, बिल्डअप इतना अच्छा हाथ नहीं हो पाया था। एंड मेरा जो एक फर्स्ट जॉब का मेरा इंटरव्यू था, वहाँ से मुझे रिजेक्शन भी फेस करने को मिला था, क्योंकि वो फ्लेबोटोमिस्ट होने चाहिए था, एक अच्छी लैब थी। उनका ये था कि पहले आपको कुछ महीने ऐसे फ्लेबोटोमिस्ट रखेंगे, देन बाद में आपको डायरेक्ट ऐसे लैब टेक्नीशियन जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर आपको मतलब वो कर देंगे ऊपर लैब में शिफ्ट। तो लेकिन जब इंटरव्यू वगैरह था, मेरा 2 बार इंटरव्यू हो गया था, दैन उसके बाद वो ट्रायल वगैरह लेते हैं आपका एज ए फ्लेबोटोमिस्ट, ब्लड कलेक्ट करवा के, ये सारी चीज़ें। तो शायद कुछ गलती हो गई थी, कुछ थोड़ा प्रोसेस में मिस हो गया था, या फिर थोड़े हैंड भी शिविर कर रहे थे, है ना। जब आप फर्स्ट टाइम पे इंटरव्यू देते हैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो वो यही था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी और उसको बहुत लाइटली लिया था अपने इंटर्नशिप के दौरान। तो इंटर्नशिप के दौरान जो भी आपको सीखने को मिले उससे बचना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। वो क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो जितना बेटर आपको सिखा सकते हैं शायद कॉलेज में आपके टीचर्स भी नहीं सिखा सकते हैं। एक ये भी है कि जैसे मेरी इंटर्नशिप जब हुई थी, मेरी हॉस्पिटल इंटर्नशिप, तो मैंने एक नोटबुक मेंटेन करके रखी थी। पूरा क्लिनिकल पार्ट मैंने सारे सब्जेक्ट का इसी नोटबुक में लिख रखा है, सारे नोट्स वगैरह बना रखे हैं, है ना। बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, सारे नोट्स। तो ये जो क्लिनिकल पार्ट था ना, वो मैंने सारा अपना इंटर्नशिप के दौरान कंप्लीट किया था। और जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो भी मेरे कॉलेज के ही नोट्स हैं, मैंने जो ग्रुप वगैरह में शेयर भी करता हूँ। ये जैसे मेरे माइक्रो वगैरह के नोट्स हैं, ये सब मैंने कॉलेज के दौरान ही बनाए, मैंने कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाए हैं कभी। इवन मैंने बुक्स वगैरह भी नहीं पढ़ी है, मेरे कॉलेज में टीचर्स अच्छे थे तो उन्हीं से मैंने सब कुछ कवर कर किया था, साथ के साथ नोट मेकिंग, ये सारी चीज़ें। तो वही आपको करना है, ठीक है। और इंटर्नशिप वाला जो फेज़ होगा ना, उसमें आपको रिवीजन भी करना है, जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले होंगे पीजी के लिए, अगर आपने डिसाइड किया है। अदरवाइज़ देन आप कंटिन्यू करना, अगर आपको नहीं करना है कुछ भी पीजी कोर्स वगैरह, तो आप कंटिन्यू करना फिर उसमें जॉब में ही, मतलब जॉब के एग्ज़ाम के लिए ही। उसके बाद ये है कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको एक लिस्ट बना के रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गवर्नमेंट लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज कब कब निकलने वाली है।
जैसे मैंने जब पास आउट किया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मेरे एक तो वैकेंसी उस टाइम पे नहीं निकली थी, जब कोविड के अराउंड जब मैंने पास आउट किया था। एंड उस टाइम पे ये भी था, कुछ वैकेंसीज जैसे निकली थी शायद 2019 में, आई थिंक रेलवे की वैकेंसीज निकली थी। एंड उसके बाद हरियाणा की वैकेंसीज निकली थी 2021 में। तो उसमें मुझे पता ही नहीं चला था कि कब फॉर्म निकले हैं, कब भरने हैं, ना कुछ इंटरेस्ट था गवर्नमेंट जॉब में, ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से मैं फॉर्म भी फिल नहीं कर पाया था। तो कुछ एम्स वगैरह में भी शायद वैकेंसीज उस टाइम पे निकली थी। तो आपको क्या करना है, वैसे तो टेलीग्राम चैनल वगैरह बहुत है, बहुत गाइड करने के लिए, वो लोग टाइम टाइम पे बता देते हैं आजकल टेलीग्राम चैनल में कि ये वैकेंसी निकलने वाली है। बट फिर भी स्टिल आपको वेट नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलती हैं। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, लाइक अगर आप पास आउट नहीं हुए हैं, आपके पास डिग्री नहीं आती है, स्टिल आप फेक फॉर्म भर सकते हैं। लाइक मेरे कॉलेज में क्या था, थर्ड ईयर में कुछ बच्चे ऐसे करते थे कि जैसे कोई वैकेंसीज निकली है, शायद उस टाइम पे ईएसआईसी में वैकेंसी निकली थी एंड हमें डिग्री भी अलॉट नहीं हुई थी, डिग्री वगैरह भी नहीं मिली थी हमें। एंड मेरे कुछ जो दोस्त वगैरह थे उन लोगों ने ईएसआईसी वगैरह का एग्ज़ाम भी दिया था। जस्ट वहाँ पे डाल दो फॉर्म में, झूठ मूठ के पास आउट हो आप, अगर वो डिग्री नहीं मांग रहे हैं, अपलोड नहीं करवा रहे हैं, और फीस वगैरह भी कम है, लाइक 100 200 इवन 500 भी है। तो जस्ट टू गेट ए एक्सपीरियंस, कि आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना एक लैब का एग्ज़ाम देने का, और क्वालिफाई हो जाता है तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि हाँ मैंने कोर्स कंप्लीट होने से पहले क्वालिफाई भी किया था एग्ज़ाम। तो आप ऐसे, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप पहले से ही तैयार कर सकते हैं, ताकि जब आप कॉलेज और आपका इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो, तो जब आप वहाँ से निकलो तो जो भी पहला एग्ज़ाम आप दो, एमसीआरई, रेलवे, जो भी आपके उस टाइम पे निकला होगा, आप फर्स्ट टाइम में ही उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लो। इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है कॉलेज के दौरान ही, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। और अगर आप मास्टर्स वगैरह कंटिन्यू करते हैं देन देखो, एक ये भी होता है ना कि आपने देखा होगा कि जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो एम्स से एमएससी करते हैं, पीजीआई से एमएससी करते हैं, तो हम आपको ये लगेगा कि यार वो लोग कैसे तैयारी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो लोग फर्स्ट और कॉलेज से ही तैयारी करते हैं अच्छे कोर्सेज़ के लिए, ताकि उनको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन अलॉट हो। एम्स वगैरह में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ना ही कोई गैप वगैरह की ज़रूरत होती है। गैप तो मैं सजेस्ट करूँगा ही नहीं कि आप गैप लो, ठीक है। जो भी तैयारी करनी है आपको कॉलेज के साथ ही प्रिपेयर करना है हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चाहे वो आपका फिर लैब टेक्नीशियन वाला हो या कोई भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। इवन जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने डिसाइड किया है कि आपको पीजी वगैरह करना है कुछ भी, तो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक लिस्ट बनाओ, अभी से थोड़ा रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट करो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको एमबीए करना है, आपको आईआईटी से कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, आपको सीयूईटी पीजी करना है, कुछ भी कोर्स आपको कंप्लीट करना है, एम्स वगैरह से कोई कोर्स करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाइड मतलब प्रो फ्यूचर स्कोप होता है बीएससी के बाद लाइफ साइंस में। लाइक आप एमएससी कर सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, आप रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में एमबीए कर सकते हैं, बायोफिजिक्स में जा सकते हैं, अनाटमी से एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं बिजनेस में, हेल्थ केयर में, और भी बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप होता है। आईआईटी वगैरह से इंटीग्रेटेड एमएससी, मास्टर्स और पीजी कोर्स कर सकते हैं, पीएचडी वगैरह, है ना। तो आपको इसी दौरान थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि हाँ मेरे पास ये ऑप्शन है और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम मैं दे सकता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ग्रेजुएशन के बाद 1 2 साल आप बस बैठे रहें सोचते हुए कि बस तैयारी करनी है, कुछ करना है, कुछ करना है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी कोर्स का वगैरह नहीं करना है तो एक और ऑप्शन आपके पास होता है कि जॉब करो, ठीक है। जॉब आपको क्या करना है, जैसे हमारे कॉलेज में तो रिज्यूम वगैरह सिखाते थे, रिज्यूम कैसे बनाना है, एंड कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह पे कैसे आपको एनरोल करना है, लाइक लिंक्डइन हो गया, naukri.com, इंडेड साइन वगैरह, जॉब साइन वगैरह, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जॉब की, ठीक है। कुछ आपके कॉन्टैक्ट आप बनाओगे कॉलेज और इंटर्नशिप वगैरह के दौरान, तो बहुत ईजिली जॉब मिल जाती है। वहाँ पे थोड़ा बिल्ड करना पड़ता है, लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है ऑनलाइन, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत ही इस चीज़ पे भी फोकस करना है। कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि बस आप जाओगे, सुबह सुबह उठ के चले गए और पढ़ के आ गए और घर पे आके खाकर सो गए। कॉलेज का मतलब ये नहीं होता है। कॉलेज का मतलब ओवरऑल आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है हर प्रोस्पेक्ट से, कि आपको फ्यूचर में जो चीज़ें करनी है वो भी अभी करनी है, जो ऑप्शन आप एक्सप्लोर करने वाले हो, अपना जॉब का, अपनी हेल्थ का, सारी चीज़ें अभी इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड अगर आपको जॉब कंटिन्यू करना है तो देखो मैं तो जॉब के लिए ही कहूँगा। अगर आपने सोच लिया है कि भाई आपको हायर स्टडीज़ वगैरह नहीं करनी है तो जॉब कंटिन्यू करो। जॉब का ये
एक अच्छा आपके पास मतलब बेनिफिट होगा कि जैसे आप कोर्स कंप्लीट करके निकले, ठीक है। तैयारी वगैरह आपने सारी कॉलेज के दौरान ही कर ली, लाइक जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह की होती है, होता है तो ठीक है, अदरवाइज जॉब के साथ कंटिन्यू करोगे, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लोगे। क्योंकि मैक्सिमम जो बहुत सारी वैकेंसीज़ होती है ना, अपार्ट फ्रॉम एमसीआरई और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज़ में 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते ही हैं लैब में, ठीक है। तो वो भी आपको कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है विद इन द मतलब एज के टाइम लिमिट, जब तक आप ओवर एज ना हो जाओ उस वैकेंसी के लिए, ठीक है। और ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि एक टाइम पे आके आप ओवर एज हो जाओगे वैकेंसीज़ के लिए। यहाँ पे बाकी वैकेंसीज़ के लिए नहीं होता है, सेंट्रल वैकेंसीज़ के लिए 30 या 32 या 35 एज लिमिट है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि 27 के बाद आप मैक्सिमम वैकेंसीज़ के लिए ओवर एज हो जाओगे। तो अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो 25 की एज से पहले, तो आप एक सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। फिर आप 2 साल जॉब करके फिर आप 1-2 साल का गैप भी ले सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, बाद के लिए, है ना। एंड देखो यार, 25 से पहले अगर आप सेट हो जाते हो ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे हर चीज़ से, फाइनेंशियल से, खासकर मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। खासकर अगर आप एक गर्ल हो, आप एक लड़की हो मिडिल क्लास में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं 25 के बाद, है ना। प्रेशर हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का, कि जल्दी से स्टेबल होने का, हर चीज़ का, ठीक है। हर चीज़ की मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एक टाइमलाइन मिलती है कि इतने साल पे आपकी शादी हो जानी चाहिए, इतने साल पे आपकी जॉब लग जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि एक टाइमलाइन होती है ना, कि 21 साल में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 22-23 की एज में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन आप पीएचडी के लिए प्रिपेयर करोगे एमएससी के दौरान। ग्रेजुएशन के दौरान आप पीजी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे, जब आप पीजी करते रहोगे तब आप पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे, ठीक है। और तब जब आपका पीएचडी राइट एज पे कंप्लीट करोगे, तब आपका 27-28 की एज में पीएचडी कंप्लीट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, ना ही कोई मुझे गाइड करने वाला था, बट ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल मुझे बताना था। तैयारी वगैरह को तो देखो, जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह आते रहते हैं, पेपर वगैरह आप देखते रहते हो। अब एमसीआरई का पेपर होगा, तो जब पेपर होगा बच्चे आगे ग्रुप में बताएंगे, ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लो लैब के, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। कोई जल्दबाजी नहीं है, 1 महीने में 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अपने कॉलेज के साथ साथ जो कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहो और वही तैयारी करते रहो, ठीक है। और एक्सप्लोर करो खुद को, कि ये होती है एक्सप्लोर करने की। बाद में तो आपके पास फाइनेंशियल बर्डन होगा कि जॉब करनी है, बाद में तो आप बस सोचते ही रह जाओगे ग्रेजुएशन के बाद। फिर बाद में इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। तो अभी जो कॉलेज में हो तो उस लाइफ को एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दो अभी, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझानी थी, ठीक है। तो थैंक यू।